नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मनीष छिलवार आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल पे हिंदी संसार पे। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ये NTA नेट पेपर 1 की हम यहाँ पे आपको तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें कि मैं आपको यूनिट 5 करवा रहा हूँ। यूनिट 5 के अंदर हम ऑलरेडी 5 सब टॉपिक कर चुके हैं। तो आज हमारा 6 सब टॉपिक है जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको सही से बिल्कुल बिल्कुल धैर्य पूर्वक समझना। तो जो हमारा ये वाला सब टॉपिक है आज वाला, ये है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। सही है। तो इसके अंदर हम ये हमारा बेसिकली जो हमारा मैथमेटिक्स होती है उसी पे बेस्ड है। तो इसके अंदर भी सब टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है। तो हम एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करने वाले परसेंटेज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। दोस्तों, प्रतिशतता या परसेंटेज को हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना। इसके बारे में तो हमारी ये लाइफ में डेली यूज़ होता है परसेंटेज। जब आपने 12th क्लास पास की थी, तो जब आप पास हुए थे, तो आपके जो रिलेटिव्स है या दोस्त वगैरह आपसे क्या बोलते थे कि भाई तुम्हारा क्या रहा रिजल्ट। तो आप क्या बोलते थे कि मैं पास हो गया, फेल हुआ। तो बाद में पूछते थे क्या परसेंटेज रही तुम्हारी। तो जब आप परसेंटेज बताते थे, तो परसेंटेज आप ओवरऑल बताते थे कि मेरे इतने परसेंटेज आए। इसका मतलब है कि आपके सारे सब्जेक्ट का उसने एक एवरेज दे दिया कि मेरे अगर 60% है, तो मतलब मेरे एक तरीके से एवरेज है 60 मार्क्स सब में आए होंगे। तो ये परसेंटेज, तो हमारा परसेंटेज का हमारा कई जगह यूज़ है। आप कहीं बाहर शॉपिंग करने जाते हो या कोई सामान खरीदने जाते हो, कोई कपड़े या शूज़ वगैरह कुछ भी, तो आप जो दुकानदार होता है उसको क्या बोलते हैं कि भाई इस पे कितने परसेंटेज छूट दे रहे हो, कितने परसेंटेज डिस्काउंट दे रहे हो। तो परसेंटेज का इस्तेमाल वहाँ भी होता है बहुत ज़्यादा। तो आप ये मान लो कि हमारी डेली लाइफ में, हमारी डे टू डे जो लाइफ है, उसमें परसेंटेज का बहुत यूज़ होता है। तो इसलिए हमें ये जानना भी बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम इसको एक तरीके से सब्जेक्ट की तरह नहीं, अपनी डेली लाइफ में की तरह ही लेके हम इसको कैसे डील करें। तो परसेंटेज के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है कि परसेंटेज का कहाँ का यूज़ होता है। तो अब हम बात करते हैं परसेंटेज को समझने की, इसको सीखने की, कि एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है, हम परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम अब वो देखते हैं। तो दोस्तों, परसेंटेज या प्रतिशतता को हमें इसको पढ़ के ही पता चल रहा है कि परसेंटेज, है ना। पर का मतलब होता है कि पर, जैसा हम बोलते हैं पर लीटर, है ना, पर डजन। तो पर का तो मतलब ये हो गया कि पर की एक यूनिट कितनी है। वो सेंट का मतलब होता है 100, कि मतलब हमें कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है 100 में से, है ना, आउट ऑफ 100। तो उसी को कैलकुलेट करना ही हमारा परसेंटेज कहलाया जाता है। सही है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके 300 मार्क्स आए या आपको 300 अंक मिले 600 में से, सही है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ आपको इसकी आप परसेंटेज मुझे बताओ कि आपके कितने परसेंटेज मार्क्स आए, तो मेरे इसका मतलब कहने का ये है कि अगर आपको 300 मार्क्स मिले हैं 600 में से, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको परसेंटेज के रूप में आप मुझे बताइए कि इसका परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज हम निकालेंगे। तो इसका मतलब हमारा होगा कि अब हम 600 में ना करके हम उसका वैल्यू 100 में निकालना चाहते हैं। मतलब अभी हमारे सामने ये 600 में से हम निकालेंगे 300 का कितना परसेंट, ये 600 को कितना परसेंट है 300। तो हम जब परसेंटेज में निकालेंगे तो वो 100 में हमारे पास मिल जाती है कि वो वैल्यू आउट ऑफ 100 कितनी है। मतलब 100 में से आपको कितने मार्क्स मिले, चाहे हमारा टोटल कितना भी हो। तो आपको पता ही है, बचपन से हम परसेंटेज सीखते आ रहे हैं कि हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। आपको पता ही होगा कि ऊपर जो हम वैल्यू लिखते हैं, वो हम लिखते हैं कि हमें कितने मार्क्स, हमें कितने यूनिट प्राप्त हुई है, या हमारे ऑब्टेन्ड मतलब जो नंबर है वो कितने हैं। और जो हम नीचे लिखते हैं बाय बटे में जो हम लिखते हैं, वो लिखते हैं टोटल में से हमें कितने में से निकालना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 800 में से निकालना है, सही है, या आप कह लो इसको 600 ही रख लो अभी, कि अगर मैं कहूँ 600 में से 300 कितना है, तो मुझे इससे परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इंटू 100 कर दूंगा। अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करते हैं कि इंटू 100 कर देते हैं। मतलब जितने हमें मार्क्स मिले हैं या टोटल कितने मार्क्स है उसको हमने ये डिवाइड मतलब बाय बटे में लिखा
और इंटू 100। तो अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास ये जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में आ जाएगी, मतलब आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से अब मुझे कितना मार्क्स मिले। अब देखो मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ, 2 0 से 2 0 कटे, ये 2 से गया और ये आ जाएगा 50। तो जो मेरे पास आया निकल के वो आया 50%। अभी मैं आपसे कह रहा था कि मेरे 600 में से 300 मार्क्स आए, सही है। और अब जब मैंने इसको परसेंटेज में कहा, है ना, मैंने जब इसको आउट ऑफ 100 में कहा तो मेरा बनना 50%, है ना, मतलब मुझे, मतलब 50% का मतलब क्या, आउट ऑफ 100। तो हम बार बार हमें ये नहीं बोलना कि हमारे तुम्हारे आउट ऑफ 100 कितने आए, तो हम डायरेक्ट साफ बोल दें, हम एक चीज ये वर्ड यूज कर देंगे कि आपके परसेंटेज कितना आई है। अगर हमने परसेंटेज वर्ड यूज कर दिया तो उसका मतलब उसके अंदर हिडन मीनिंग ऑलरेडी छुपी हुई है कि आउट ऑफ 100, कि हमें कोई 100 में से वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको परसेंटेज का बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया है कि परसेंटेज होता क्या है और हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों परसेंटेज को निकालने की भी काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स भी है, हम वो भी सीखेंगे, लेकिन आपको इसका बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि परसेंटेज क्या होता है, कितने में से निकलता है और इसका निकालने का तरीका क्या क्या होते हैं, सही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम क्वेश्चंस भी करेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन में आता है, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे परसेंटेज को लेके, क्योंकि परसेंटेज का यूज बहुत है। आगे के जो टॉपिक्स आएंगे या सब चैप्टर आएंगे उसके अंदर भी परसेंटेज का यूज बहुत होगा। आप प्रॉफिट एंड लॉस ले लो या SICI ले लो या आप एवरेज ले लो, तो सब जगह परसेंटेज का यूज है। तो आपका ये जो है टॉपिक है ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप बाकी के चैप्टर पे कमांड बना पाओगे। तो चलो हम आगे सीखते हैं, हम आगे क्वेश्चंस के थ्रू हम सीखेंगे। तो दोस्तों हमें परसेंटेज के क्वेश्चंस करने से पहले एक दो चीज़ हमें और पता होनी चाहिए, मैं आपको वो बता देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो परसेंटेज के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई वैल्यू हमें परसेंटेज में गिवन है तो हम उसको फ्रैक्शन कैसे निकालें, या हमें कोई फ्रैक्शन गिवन है तो हम उसको परसेंटेज कैसे निकालें। तो मैंने आपको ये सिंपल सा बता दिया कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ऊपर हम वो चीज़ लिखते हैं जितने हमें मिले हैं या कितने अंक हमें मिले हैं, और नीचे हम लिखते हैं टोटल कितने में से हमें निकालना है, वो इंटू 100 करने का मतलब है कि हमें वो वैल्यू आउट ऑफ 100 मिल जाएगी, सही है। तो अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कि आप मुझे 400 ये 1000 में से 400 कितना परसेंट है ना, 400 1000 का कितना परसेंट है, तो आप कैसे निकालोगे। तो मैंने आपको भी एक फार्मूला बताया कि हमें जितना हमें मिला होता है टोटल हम यहाँ लिखते हैं और कितने में से हमें निकालना है उसके नीचे लिखते हैं और इंटू 100 कर देते हैं। तो मैंने इसको यहाँ से 2 0 से 2 0 कटी, 1 0 से 1 0 कटी, तो ये आ गया 40%। तो मतलब मेरा क्या है कि जो 400 है वो 1000 में, वो 1000 का कितना है 40% या 40%। तो अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि ये तो हो गया कि हमारा परसेंटेज निकालना, अगर मुझे परसेंटेज को अगर मुझे फ्रैक्शन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने आपको लिख के दे दिया 20%, सही है। अगर मैंने आपको 20% लिख के दे दिया और मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, सही है, तो हम फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमें देखो, आप एक चीज देखो, यहाँ पे 20% लिखा हुआ, परसेंट का साइन इसके आगे लगा हुआ है। अगर हम इसको फ्रैक्शन में निकालना है तो हम क्या करेंगे, 20/100 कर देंगे। अगर हमें परसेंटेज का साइन हटाना है तो हमें बाय 100 करना पड़ेगा। जब हमें परसेंटेज में निकालना होता है तो हम इंटू 100 करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई 100 करते हैं। और जब हमें कोई वैल्यू परसेंटेज में पहले से गिवन है और हमें उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे। तो अब फ्रैक्शन पहले से था, अब मुझे इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100। अब आप इसको सोल्व कर लो नॉर्मली जैसे हम सोल्व करते हैं कि मैंने ये गया 1/5 से जाएगा। तो जो 20% है तो उसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या आ गई, 1/5 आ गई, है ना, मतलब 1/5। तो जैसे कहीं हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अगर हमें वहाँ पे 20% हमें गिवन होगा तो हम उसकी जगह 1/5 भी लिख सकते हैं, सही है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ यहीं पे, अगर मैं आपसे कहूँ 400 का 20% कितना होगा तो आप कैसे निकालोगे। 400 का 20% एक तरीका तो वही है कि आप 20/100 कर दो, है ना, 20/100 कर दो, है ना, आप ऐसे निकाल सकते हो। तो यहाँ से मैंने इसे 1/5 करा और यहाँ से मैंने काट दिया 80% आ गया। या आपको, अगर आपको पहले से फ्रैक्शन पता है तो हम
परसेंट की जगह वहाँ पे डायरेक्ट 1/5 लिख देंगे। सही है। तो आप ये कन्वर्जन अगर हमें पता हो तो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो जल्दी आंसर निकल जाते हैं और हमारी स्पीड बढ़ जाती है। सही है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 500 का 40% कितना होगा तो आप कैसे निकालोगे? 500 का 40% मतलब 40% हमें निकालना है, हम कैसे निकालेंगे? तो 500 का 40% हम निकालने के लिए क्या करेंगे? हमें 40% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 40% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। सही है। अब हमें डायरेक्ट इसको सोल्व कर लेना है। इसको यहाँ पे ये गया 10 और 100 की 2 से मल्टीप्लाई करी, हमारा आ गया, एक सेकेंड, हाँ तो ये हमारा आ जाएगा 200। मतलब हमारा 500 का 40% हमारा कितना आया? 200। सही है। तो मैंने आपको ये बेसिक तरीके बताया कि परसेंटेज अगर हमें गिवन हो तो उसको फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, और अगर फ्रैक्शन हमें पता हो तो हम उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। तो फ्रेंड्स मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है परसेंटेज का, तो इसको पढ़ के करने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो मैं आपके सामने एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ फिर हम करते हैं। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा होगी। सही है। क्वेश्चन मैंने आपके सामने पढ़ दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है। सही है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया ए और यहाँ मैंने लिख लिया बी। सही है। ए की आय बी की आय से 25% कम है, 25%। तो मैंने अगर बी की आय मैंने अगर 100 मान ली, अगर बी की आय मैंने 100 मान ली, और कह रहा है तो ए की आय कितनी होगी? ए की आय उसने बोला हुआ है कि बी से 25% कम है, तो इसका मतलब है ये 100 है, 25% कम है, तो इसका मतलब है हमारे पास ए की आय हो जाएगी 75। सही है। 100 का आप 25% निकालोगे 25 ही आएगा, 100 में से 25 घटाओगे तो हमारा आ जाएगा 75। सही है। क्योंकि वो कह रहा है 25% कम है, तो इसका मतलब है 100 में से हमने 25% घटाया तो हमारा 75 आ गया ए की इनकम। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया है, पूछा गया है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है। अब हमसे यहाँ कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो आप एक चीज देखो, जो बी की आय है वो ए की आय से 25 यूनिट ज्यादा है, लेकिन अगर यही चीज हम परसेंटेज में बताएंगे कि कितने परसेंटेज ज्यादा है तो हमारा आंसर अलग आएगा। यहाँ तो हमें यूनिट दिख रही है कि ए की आय बी की आय से 25 यूनिट कम है और बी की आय ए की आय से 25 यूनिट ज्यादा है। यहाँ पे तो हमारा दोनों चीज सेम आ रही है कि 25 यूनिट ज्यादा 25 यूनिट कम है, लेकिन जब हम इसका आंसर परसेंटेज में देने की कोशिश करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे डिफरेंट आएगा। तो डिफरेंट कैसे आएगा वो आप देखिए। अब बी की आय ए की आय से 25 यूनिट ज्यादा है, अगर हम यही वैल्यू परसेंटेज में निकाल ले तो हम क्या करेंगे, ऊपर हम लिखेंगे कितना कम है या कितना ज्यादा है, और नीचे में किस में से निकालना है, ए की इनकम में से निकालना है कि कितने परसेंट ज्यादा है ए से। तो मैंने यहाँ लिख दिया 25/75। सही है। और अब मुझे इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि हमें कोई फ्रैक्शन गिवन हो, हमें उसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100 या इंटू 100। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पे, ये आ गया 3 से काटा 25/75 3 से जाएगा, और ये 100/3 कितना हो जाता है हमारा 33। ये वैल्यू हमारी होती है 33/1/3%। सही है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बी की आय ए की आय से 33.33% ज्यादा है, मतलब 33.33% ज्यादा है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं अब यहाँ पे आपको सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज करवाऊंगा। ये परसेंटेज में ये टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये है हमारा सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब क्रमागत बढ़ोतरी या कमी। सही है। तो इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअली, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे दोस्तों आप कहीं बाहर जाते हो शॉपिंग करने, कोई सामान खरीदने, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि 50+50% ऑफ।
दोस्तों जब आप बाहर कहीं शॉपिंग करने या कोई सामान खरीदने जाते हो तो हमारे बाहर ये लिखा रहता है 50+50% ऑफ। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम 50 को 50 में अगर ऐड कर दें, मतलब 100% ऑफ। कि मतलब कि अगर कोई 2000 रुपये की कोई वैल्यू है तो इसका मतलब है कि भाई ये 1000 रुपये की कोई वैल्यू है, अगर उसमें 100% हमें ऑफ दे दिया तो हमें तो कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो ये 50+50 जो लिखा रहता है, इसका जो लॉजिक होता है सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज से होता है। तो हमें ये करने से पहले हमें पता होनी चाहिए अच्छी तरह कि सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है और ये कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ क्या होता है। दोस्तों जैसे कि आप मान लो कि आपको मैंने कोई वैल्यू दी कि पहले 20% से कोई वैल्यू बढ़ी और फिर 30% से कोई वैल्यू बढ़ी, सही है। पहले कोई वैल्यू 20% से बढ़ी और बाद में कोई 30% से बढ़ी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इनका सक्सेसिव मुझे इंक्रीज निकाल के दिखा दो कि टोटल सक्सेसिव मतलब इसकी टोटल एक मुझे वो बता दो परसेंटेज, जो कि मैं किसी वैल्यू पे निकाल के डायरेक्ट निकाल लूँ, मुझे अलग अलग ना निकालना पड़े। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने मान लो कि मैंने 100 मान लिया, कोई मैंने 100 टर्म मान ली, है ना, 100 यूनिट मान ली, मैंने उसका 20% निकाला, 20% निकालूंगा कितना आएगा, 120 हो जाएगी कोई वैल्यू, 100 से 120 हो गई। और उसके बाद हमें जो अब 30% निकालना है वो हम 100 का नहीं निकालना, हमें 120 का निकालना है। तो हम 120 का 30 निकालेंगे, 30% निकालेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 36। तो 120 में हम 36 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 156। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि पहले कोई यूनिट 100 थी, है ना, पहले कोई चीज 100 की थी, तो पहले मैंने उसका 20% निकाला 120 आ गया, फिर उसका 30% निकाला 156 आ गया। तो इनका 20 और 30% का एक सक्सेसिव जो सिंगल परसेंट होगा वो कितना होगा, 100 से वैल्यू मतलब कहाँ पहुंच गई। अब आप 100 पे जाओ, 100 की कंपेरिजन 156 से करो, तो अब जब आप 100 की वैल्यू 156 से करोगे तो यहाँ पे कितने की बढ़ोतरी दिख रही है हमें, 56 की या 56% की। तो दोस्तों इसका मतलब साफ सीधा सा ये है कि 20% और 30% का एक सिंगल परसेंट कितना होगा, 56% होगा। अगर तो मतलब अगर मैं पहले 20% निकालू फिर 30% निकालू या मैं डायरेक्ट ही 56% निकाल दूं तो मुझे दोनों की जो वैल्यू मिलेगी वो सेम मिलेगी। तो हमारा जो ये सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज है इनका कई जगह यूज होता है, तो मैं इसके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको एक इसका फार्मूला होता है, एक इसका सिंपल फार्मूला होता है, वो मैं आपको लिख देता हूँ और वो कैसे लगाया जाता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। एक इसका फार्मूला हम लिखते हैं यहाँ पे x% प्लस माइनस y%, और यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस माइनस xy बाय 100। दोस्तों ये सक्सेसिव ये परसेंटेज निकालने का फार्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हमारे क्वेश्चन इससे बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मैं आपको ये लगाना बताऊंगा कि यहाँ पे परसेंट ये प्लस भी आ रहा माइनस भी आ रहा है या प्लस भी आ रहा माइनस भी आ रहा है, ये मतलब हम कैसे क्या प्लस लगेगा क्या माइनस लगेगा वो मैं आपको पूरा समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको अभी पहले जो क्वेश्चन मैंने एग्जांपल आपको करवाया कि पहले कोई वैल्यू 20% से बढ़ी फिर कोई 30% से बढ़ी, तो अगर मैं डायरेक्ट इस फार्मूले में रखता हूँ कि मैं यहाँ पे मैंने 20% रख दी, है ना, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज हो रही है मतलब कोई वैल्यू बढ़ रही है तो माइनस तो लगाएंगे नहीं, माइनस हम तब लगाएंगे जब कोई वैल्यू घट रही होगी। तो यहाँ पे तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो पहले 20% बढ़ी फिर 30% बढ़ी। अब यहाँ पे एक्स वाई अपॉन 100 मतलब x हमारे यहाँ पे 20 है, y हमारे यहाँ पे 30 है, तो अगर मैं 20 और 30 की मल्टीप्लाई कर दूंगा और बाय 100 कर दूंगा। अब आप देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक जीरो से ये कटी, एक जीरो से ये कटी, तीन दूनी 6 होता है, तो हमारा 20 और 30 हो जाएगा 50, 50 और 6 हमारा 56। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सक्सेसिव हमारा परसेंटेज क्या होगा, 20 और 30 का 56% होगा। तो मैंने आपको ये प्लस वाला आपको मैंने बताया कि अगर दोनों वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, अगर आप मान लो कि दोनों वैल्यू घट रही हो तो हम कैसे लगाएंगे। मतलब अभी जो मैंने आपको पहले वाला एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था शॉपिंग मॉल वाले की, शॉपिंग में जाते हैं वहाँ पे 50+50 ऑफ लिखा रहता है, तो अगर वहाँ पे उस कंडीशन में हम ये वाला माइनस वाला यूज करते हैं डिस्काउंट वाला, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आप
कोई बाहर गए, ठीक है, तो आप पे डिस्काउंट दिया गया है किसी चीज़ पे, तो हम वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको अब वो बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि कोई वैल्यू है 50, जैसे पहले वाले ही आप ले लो कि वैल्यू पहले कोई 50% से घटी, सही है, कि मान लो कि कोई वैल्यू पहले 1000 थी, है ना, 1000 रुपये उसका अमाउंट था, पहले वो 50% से मैं घटाऊंगा तो कितनी आ जाएगी मेरे पास, 500 आ जाएगा। अगर 1000 में से मैं 50% घटा दूं तो मेरे पास 500 आ जाएगा, सही है। अगर मैं 500 में से अब दोबारा 50% घटा दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। 50% का मतलब होता है किसी चीज का आधा कर देना, तो अगर मैं 500 का 50% निकालू तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 250। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50% 50 प्लस 50 जो ऑफ था, उसका मतलब ये था कि हमारी वैल्यू हमें टोटल एक डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट हमारे कितना का होगा। अब आप निकाल लो कि 1000 की कोई वैल्यू वस्तु थी वो 250 की हो गई, तो इसका मतलब है यहाँ पे डिस्काउंट हमने कितना दिया, 750 हमने डिस्काउंट दिया है, कितने में से दिया, आउट ऑफ 1000। अब मुझे इसको परसेंटेज वैल्यू निकालने तो ये आ जाएगी, एक जीरो से ये 75%। तो जो 50 प्लस 50% का एक जो हमारी दो डिस्काउंट था, अगर हम उसकी एक डिस्काउंट निकालना चाहे तो हमारा 75% डिस्काउंट निकल कर आएगा वो। तो अगर मैं वही चीज़ अगर फार्मूले से निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगी वो चीज़ आप देख लो, है ना। यहाँ पे अगर मैंने 50% लिखा तो ये माइनस में आ जाएगा, सही है, और वाई वाला भी माइनस में आ जाएगा 50%, सही है। अब एक बार बताओ कि ये बार एक्स भी माइनस का है, वाई भी माइनस का है, जब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारा क्या होता है, क्या हमारा रिजल्ट आता है, हमारा प्लस का हो जाता है हमारा। तो यहाँ पे हमारा प्लस रहेगा 50 इंटू 50 अपॉन में 100, सही है। एक जीरो से एक जीरो कटी, 5 पंजे 25 होता है हमारा प्लस का, और ये आ जाएगा 50 और 50 हमारा कितना हो जाएगा, 100। तो हमारा 100 में से जब 25 आएगा तो हमारा आ जाएगा -75। तो इसका मतलब है कि 50% के दो अगर डिस्काउंट दी जाए या दो छूट दी जाए तो हमारा एक सिंगल डिस्काउंट कितना आएगा, 75% या 75%। तो मैंने आपको ये सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज समझाने की कोशिश करी है। तो अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन भी आते हैं, अब हम देख लेते हैं। मैंने आपको कंसेप्ट पूरा बता ही दिया है। फ्रेंड्स, मैंने आपके जो सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज है उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लिखा है, तो आप इसको करने की कोशिश कीजिए। मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ देता हूँ क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में हमारे लिखा हुआ है कि एक वस्तु के मूल्य में पहले 30% की वृद्धि होती है, फिर 10% की कमी होती है, तो हमें मूल्य में शुद्ध रूप में कितनी वृद्धि या कमी हुई वो हमें बताना है। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले 30% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई, तो हमें बताने की एग्जैक्ट हमारा जो सिंगल हमारा होगी कितने परसेंट की कमी होगी या वृद्धि होगी, हमें एक सिंगल वो बताना है परसेंट। तो क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप क्वेश्चन देखो, पहले 30% की इंक्रीज कह रहा है। आप हम वही वाला फार्मूला यूज करते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, वही वाला फार्मूला है, वो यूज करते हैं। तो पहले यहाँ पे हुआ 30% की वृद्धि हुई और फिर माइनस 10% की यहाँ पे डिक्रीज हुआ हमारा। और अब आप मुझे बताओ कि 30 प्लस का है और 10 माइनस का है, तो हमारा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। तो हमारा आ जाएगा 30 इंटू 10 बाई 100। अब आप यहाँ पे देखो 10 से 10 कटी, तो ये आ जाएगा 30 में से हमारा 10 जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 20, और ये सोल्व करके हमारा आया माइनस का 3%। तो मेरा यहाँ पे 20 में से 3 जाएगा 3%, तो हमारा आ जाएगा 17%।
तो इसका मतलब 17 जो हमारे निकल के आया ये प्लस में निकल के आया है दोस्तों। 20 का प्लस का माइनस का 3 है, तो हम घटाएंगे तो 17 हमारा जो निकल कर आया वो प्लस का निकल कर आया है। तो हमारा जो शुद्ध जो हमारी वृद्धि होगी वो 17% होगी। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए की आय बी का आय का 70% है, बी की आय सी की आय की 50% है, और अगर सी की आय 1 लाख है, 1 लाख रुपीज़ है, तो ए की आय कितनी होगी। हमसे ये पूछा, हमें ए की इनकम पूछी है, तो यहाँ पे हमें कुछ कंडीशन या कुछ शर्त दी हुई है। तो चलो हम इसको करने की कोशिश करते हैं। हमसे बोला गया पहले कि ए की आय बी की आय का 70% है, तो मैंने यहाँ पे मान लो ए की आय मैंने इनका परसेंटेज वैल्यू में लिख लेता हूँ। ए की आय बी की आय का 70% है, अगर मैं ये 100 मानूँ बी की आय, तो ए की 70 हो जाएगी, सही है, और बी की आय सी का आय का 50% है। इसका मतलब है अगर मैं सी को 200 मानूँ, अगर मैं सी को 200 मानूँ तो बी की कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, मतलब 100 हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, सही है। तो ये हमारे पास इनका, अब हम इनको रेशो निकाल लेंगे। ये कटा 1 0 से 1 0 से 1 सब एक 0 से कट गया, तो हमारे पास आ गया 7 10 20। तो हमारे पास ये रेशो आ गया दोस्तों, है ना। ए की जो यूनिट है 7 है, बी की 10 है, सी की 20 है, तो हमारे पास अगर रेशो आ गया। अब जब हमारे पास रेशो आ जाएगा तब हमसे कुछ भी पूछो हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमें सी की आय दी हुई है 1 लाख, है ना, मतलब हमें जो 20 की वैल्यू वो 1 लाख दी हुई है, 20 की वैल्यू हमें 1 लाख दी हुई है, और हमसे पूछी है एक इनकम पूछी, एक की इनकम कितनी है 7, 20 की गिवन है 1 लाख, हमें 7 की निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 20 से, और हमें 7 की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 7। बस अब इसको सोल्व कर लेना है। सोल्व, क्षमा चाहूँगा कि हमारा जो पहले वाला पार्ट छूट गया था, तो वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। हमारी हम सोल्व कर रहे थे, वो हमारा थोड़ा सा पार्ट रह गया था आंसर का। तो मैंने आपको ये इनका ये रेशो बता दिया था, ए बी सी, ए की यहाँ पे ए बी सी की रेशो हमारे पास आई थी 7 10 और 20, है ना। हमें सी की वैल्यू हमें गिवन थी, मतलब 20 यूनिट की वैल्यू हमें थी 1 लाख रुपीज़ थी। तो हमें ए की आय निकालनी थी, ए की इनकम निकालनी थी। तो मैं क्या करूँगा, 20 यूनिट की वैल्यू मुझे अगर 1 लाख गिवन है, तो मुझे 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँगा। कैसे निकालूंगा, 20 से डिवाइड कर दूंगा, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, और अब मुझे 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो यहाँ पे 7 से। अब बस मुझे काटना है, 1 0 से 1 0 कटी, ये आ जाएगा 5000 हमारा कट के, और 7 के 5 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35,000। तो हमारे ए की इनकम हमारे पास आ जाएगी 35,000, सही है। तो मैंने आपको बता दी कि रेशो हमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ए की इनकम बी की इतनी है, बी की सी की इनकम इतनी है, जो रिलेशनशिप हमें दी जाती है ए बी सी, अगर डी बी गिवन है तो हम उसको रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे, सही है। रेशो में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको सोल्व करेंगे, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है फ्रेंड। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारा कुछ समझ आ रहा होगा। अगर आपको तब भी कोई डाउट हो या कुछ पॉइंट आपको समझ ना आया हो, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। तो मैं जो भी कमेंट्स होंगे, अगर जो भी आपके वैलिड डाउट होंगे, मैं उनको देखूंगा। अगर आप मुझे लगेगा कि हाँ ये दोबारा एक्सप्लेन करने वाला है, मैं दोबारा ही बता दूंगा। तो हमारा परसेंटेज अब यही समाप्त होता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कि मतलब उसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो उसका नाम है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मतलब समय, दूरी और चाल। तो मैं आपको पूरा बेसिक से बताऊंगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वाला टॉपिक। हाँ फ्रेंड्स, हमारा वो परसेंटेज यूनिट था वो हमारा खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। अब हम अपनी एक नेक्स्ट सब यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, या जिसको हिंदी में बोलते हैं चाल, समय और दूरी। तो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन तो हर साल आता ही है। तो ये एक ना कंसेप्चुअल हमारा ये चैप्टर है, ये कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि आपने
कोई फार्मूला रटा और आपको ये आ गया, ऐसा नहीं है। आपको उसका पूरा कंसेप्ट जब तक नहीं पता होगा आप इसका क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि क्या इसका कंसेप्ट है, क्या हम कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, पूरी की एक चीज़ मैं डिस्कस करूंगा। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना। आपको मैं 100% निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपको पूरा समझ आएगा। तो पहले तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए चाल, समय और दूरी क्या होता है। पहले आपको ये टर्म है, इन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ये क्या है क्या। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है चाल। चाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। तो आपको ये टर्म तो पता ही होगा यार, आप मतलब बाइक वगैरह हम चलाते हैं, वो गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो उसमें हम पूछते हैं तुम्हारी स्पीड कितनी आ रही है, इसकी एवरेज स्पीड कितनी है। हम बोलते हैं ना कि इसकी आपकी बाइक की एवरेज स्पीड कितनी है। तो स्पीड का मतलब हमारा क्या होता है कि कोई बाइक 1 लीटर में कितना चल पाती है। समझ में आया आपको कि 1 घंटे में एक बाइक कितना चल पाती है, इसको हम बोलते हैं स्पीड। जैसे कि मान लो अगर आपकी बाइक की 100 किलोमीटर प्रति घंटा, आपकी बाइक की 100 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है या स्पीड है, तो इसका मतलब क्या है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है कि आपकी जो बाइक है वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर चल पाती है। समझ में आया आपको ये स्पीड का मतलब क्या है या चाल का मतलब क्या है कि आपकी जो बाइक है वो 1 घंटे में कितना चल पाती है। सही है। तो यहाँ पे तो ये है कि घंटे में, पर घंटे में। अगर मैं आपसे सेकंड में कहूँ तो तब हमारा निकलता है मीटर पर सेकंड। अगर जब हम घंटे की बात करेंगे तो हम जो हमारी डिस्टेंस होगी कितना चली वो किलोमीटर में आनी चाहिए। बट जब हम सेकंड की बात करेंगे कि पर सेकंड जब की बात हम कहेंगे तब हमारी जो डिस्टेंस है मीटर में आनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो मैं आपको सब बताऊंगा। तो पहले मैं आपको उनको टर्म बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चाल है, स्पीड है, ये होती क्या है, मतलब क्या है इसका मतलब एक्चुअल मीनिंग होता है। तो अब मैं आपको अगला टर्म बताता हूँ, टाइम, है ना, ये लिखे रहने दो कोई बात नहीं। अगला जो हमारा टर्म है समय या टाइम। तो फ्रेंड इसके अंदर टाइम की भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। तो आपको मैंने बताया कि यहाँ पे कोई जो गाड़ी है जो अगर उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, अगर मैं उसको 2 घंटे चलाऊंगा, तो अगर मैं आपसे तब पूछूं कि गाड़ी ने कितनी किलोमीटर या गाड़ी ने कितनी दूरी तय करी, तो आप क्या बताओगे। 100 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है, अगर उसको 2 घंटे का समय लग रहा है तो इसका मतलब है उसने कितनी दूरी तय करी, 200 किलोमीटर दूरी उसने तय करी। तो हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास जो डिस्टेंस आ जाएगी, ये जो दूरी आ जाएगी हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगी 100 इंटू 2, मतलब स्पीड की अगर मैंने टाइम से मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे पास आ जाएगी 200 किलोमीटर डिस्टेंस या दूरी। सही है। तो डिस्टेंस मतलब है कि यहाँ पे उसने कुल कितनी दूरी तय करी, कितनी दूरी उसने चली, और टाइम का मतलब है कि उसको कितना समय लग रहा है वो दूरी कवर करने में, और स्पीड का मतलब हमारे पास यहाँ पे है कि उसकी चाल कितनी है, मतलब वो किस गति से आगे बढ़ता है। सही है। तो मैंने आपको इनका जो मीनिंग होता है वो मैंने आपको समझा दिया है कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है और हम इसको कैसे लिखते हैं। सही है। तो समय को हम लिखेंगे यहाँ पे घंटे में या सेकंड में, और चाल को हम यहाँ पे लिखते हैं किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में, और डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं किलोमीटर में या मीटर में। तो यहाँ पे दोस्तों एक छोटी सी यहाँ पे कैलकुलेशन वाली चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि अभी मैंने आपको बताया कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में हमें कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए मेरे सामने, किसी गाड़ी की गति है वो 90 किलोमीटर पर आवर है ना। 90 किलोमीटर मतलब 1 घंटे में वो 90 किलोमीटर चल पाती है, 90 किलोमीटर पर आवर। अगर मुझे इसी स्पीड को मीटर पर सेकंड में निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। तो दोस्तों आप ध्यान रखना कि जब भी आपको मीटर पर सेकंड में निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 5/18 करना पड़ेगा, मतलब 5/18 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या गुणा करनी पड़ेगी। तो हमारा जब ये आंसर निकल कर आएगा तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो अगर मैं अब इसको सोल्व करूँ, ये जाएगा 5 से जाएगा, 5 बन जाए 25, तो 25 मीटर पर सेकंड। सही है।
तो यहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि अगर 90 किलोमीटर पर आवर है और मुझे उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो फिर मेरा आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। सही है। तो जब हम किसी मतलब कोई अगर हमें किलोमीटर पर आवर दिया हो और हमें उसे मीटर पर सेकंड में निकालना हो, तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर ऐसे इसका उल्टा हो जाएगा, अगर हमें मीटर पर सेकंड गिवन है और हमें अगर किलोमीटर पर आवर पे स्पीड निकालनी है, तो हम 18/5 कर देंगे, मतलब इसका उल्टा कर देंगे जब हमको मीटर पर सेकंड दिया होगा और हमें किलोमीटर पर आवर निकालना होगा। जैसे कि मैं आपको यही बता दूं, एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं। आपको अगर 10 मीटर पर सेकंड दी हुई है कोई स्पीड, सही है, आपको इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो आप क्या करोगे, अब आप 18/5 करोगे। वहां पे हमने 5/18 करा था क्योंकि हमें वहां पे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में निकालना था। यहाँ पे हमें मीटर पर सेकंड हमें दिया हुआ, हमें किलोमीटर पर आवर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको काट देंगे, ये जाएगा 2 से, 18 दूनी हमारा होता है 36, तो हमारा आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। सही है फ्रेंड्स। तो आपको ये पता चल गया कि हम जो यूनिट होते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसका बहुत यूज़ होता है। आपको ये मतलब बहुत जल्दी आना चाहिए कि हम इसको कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपको इसको ये फटाफट आना चाहिए। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, है ना। आप चाहे इसको अपनी डायरी में लिख लेना कि किलोमीटर पर आवर हमें गिवन हो, हमें मीटर पर सेकंड निकालना हो, तो हम 5/18 करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे कि आप इसको नोट कर लो सही से। किलोमीटर पर आवर मुझे अगर निकालना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। यहाँ पे मैंने दोनों को मैंने लिख दिया है। सही है। इनको आप याद कर लेना कि किस में ये 5/18 होता है, किस में 18/5 होता है, तो आपको इसको आगे बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक टर्म आती है एवरेज स्पीड या औसत चाल। तो औसत चाल क्या होती है, हम कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। औसत का मतलब तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि एवरेज कि मतलब एक हमें ऐसी वैल्यू को निकाल दो जो कि सारी जो वैल्यू है उनका रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है। जैसे कि आप बोलते हो कि आप जैसे मान लो कि आपके 12th क्लास में मार्क्स आए, ठीक है, सब सब्जेक्ट में, इंग्लिश में आपके 50 आए, हिंदी में आपके 60 आए, एसएसटी में इतने आए, तो आपके जितने भी सब्जेक्ट है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक एवरेज वैल्यू निकाल के दे दो, एवरेज, तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं कि हमें टोटल कितनी यूनिट मिली और डिवाइड बाय टोटल कितनी यूनिट हमारे पास है, कितने में से हमें निकालनी है, और यहाँ पे कितनी यूनिट हमें मिली। सही है। तो ये औसत आ जाती है। यहाँ पे आप कह सकते हो कुल दूरी और समय। तो यहाँ पे औसत चाल एवरेज स्पीड निकालने के लिए फार्मूला है, आप ये फार्मूला याद रखना कि टोटल डिस्टेंस, कि हमें कुल दूरी कितनी गिवन है और उसमें जो टोटल डिस्टेंस है उसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, डिवाइड बाय हम टाइम से कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी औसत चाल या एवरेज स्पीड। सही है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, आपको क्वेश्चन के थ्रू और इसकी क्लैरिटी मिलेगी। तो फ्रेंड यहाँ पे इसका फार्मूला भी होता है, मैं आपको फार्मूला लिखवाना भूल गया था, मैं आपको अब लिखवा देता हूँ। तो ये हमारा फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। सही है। तो ये हमारा इसका फार्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। सही है। तो यहाँ पे हम तीनों में से हमें कुछ भी 2 चीज़ हमें दे दी जाएगी और एक चीज़ हमसे पूछी जाएगी। मतलब कहीं हमें चाल और दूरी दी होगी और हमें समय पूछा होगा, कभी हमसे दूरी और समय दिया होगा और हमसे चाल पूछी होगी। तो इन तीनों में से वो हमें
दो कोई चीज़ दे देगा वो तीसरी चीज़ हमसे पूछेगा। तो ये फार्मूला होता है। अब इसके दो फार्मूले और बन जाएंगे, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि टाइम निकालो, तो टाइम कैसे निकलेगा, इसको ऊपर ले आएंगे, ये नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस कैसे निकलेगी, डिस्टेंस हमारी निकलेगी स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो ऐसे यहाँ पे स्पीड है, टी मतलब टाइम है, और डी फॉर डिस्टेंस। सही है। तो ये दो फार्मूले इसी से बन जाते हैं। अगर आपको ये पता है तो आप दो आसानी से निकाल सकते हो। सही है। तो ये आपको फार्मूले पता होने चाहिए अच्छी तरह, ऐसा नहीं कि आपको फार्मूले में सोचना पड़ रहा है, तो फार्मूले आपको आने चाहिए। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपने करने। तो फ्रेंड, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। तो चलो हम इसको पढ़ते हैं, फिर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए से बी, इसमें हमसे लिखा हुआ है कि ए से बी की दूरी कोई व्यक्ति अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे में की चाल से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है, तो उसकी औसत गति हमें निकालनी है या उसकी हमें एवरेज स्पीड हमसे पूछी है। तो जैसे कहने का मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई व्यक्ति ए से बी तक कोई बिंदु है, कोई डिस्टेंस है, कोई व्यक्ति गया यहाँ से 60 किलोमीटर पर आवर की गति से, है ना, 60 किलोमीटर पर आवर की गति से ए से कोई बी की तरफ गया और वापस अगर वो आता है 40 किलोमीटर पर आवर की गति से, 40 किलोमीटर पर आवर की गति से आता है, तो हमें इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है या औसत गति निकालनी है। तो दोस्तों, औसत गति जब हमें दो स्पीड दी हो, सही है, और हमें उसकी एवरेज स्पीड अगर हमसे पूछी हो, तो उसका एक फार्मूला होता है, वो आप अगर जान लोगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो एवरेज स्पीड का हमारा एक फार्मूला होता है औसत दूरी का, औसत चाल का, सॉरी, ये हमारा होता है 2xy इंटू x प्लस वाई। सही है। तो यहाँ पे x जो y है वो अलग अलग चाल है हमारी, जैसे जाने और आने में जो लग रही है वो x y यहाँ पे चाल है। तो हमारा यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, इसमें पहले 60 लग रही थी, 40 आने में लग रही है, 40 और ये 60 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कटे, ये आ जाएगा हमारा 6 दूनी 12, 12 चौक 48। तो हमारी जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो दोस्तों, ये एवरेज स्पीड निकालने के मैंने आपको फार्मूला बताया कि ये नॉर्मली इसी से होगा, है ना, कुल डिस्टेंस अपोन में समय। तो औसत दूरी का क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है, इसका दो ही वेरिएबल में आता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का, तो इसको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ उसको एक बार। यदि कोई व्यक्ति ए से बी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है, यदि आने जाने में कुल उसको 5 घंटे लगते हैं, तो हमें कुल दूरी बतानी है। सही है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि ए से बी तक, बी से कोई डिस्टेंस है, ए से बी तक के बीच में कोई दूरी है। सही है। कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर पर आवर की गति से ए से बी तक जाता है और वापस आता है 40 किलोमीटर पर आवर की गति से, 60 से गया और 40 से वापस आ गया। तो हमसे पूछा, यहाँ पे हमें टोटल डिस्टेंस पूछी है और आने जाने में कुल उसको 5 घंटे का समय लगता है। सही है। तो मैंने आपको एवरेज स्पीड का भी एक फार्मूला बताया था औसत चाल का, कि अगर हमें दो गति गिवन हो आने जाने की और आने की, तो हम वो एवरेज स्पीड वाला फार्मूला, वहाँ से हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। जब हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी या औसत चाल आ जाएगी, अगर हम उसकी मल्टीप्लाई टाइम से कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। सही है। मैंने आपको फार्मूला बताया था ना कि चाल बटा दूरी बटा समय एक फार्मूला होता है, तो उसी के बेस पे हम करेंगे ये क्वेश्चन।
तो पहले तो हम निकालेंगे यहाँ पे औसत दूरी। औसत दूरी हम कैसे औसत चाल हम कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड हमारी निकलेगी 2, यहाँ पे x हमारा 60 है और y 40 है और ये आ जाएगा 100। सही है, तो ये कटा, ये हमारे पास आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे ये आ गई हमारे पास एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई टाइम से कर दूंगा तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी, या जिसको हम बोलते हैं दूरी, कि ए से बी तक की दूरी हमारे पास क्या आ जाएगी? डिस्टेंस। तो 48 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। सही है फ्रेंड। तो ये ऐसे ही एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन होते हैं, आसानी क्वेश्चन होते हैं। तो आपको पहले इसमें देखना पड़ता है कि हमसे क्या पूछा गया है, तो फिर हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, इसको क्वेश्चन की करने की कोशिश करते हैं। मैं पहले आपके सामने क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक अपनी सामान्य चाल के 3/4 से चलने पर एक व्यक्ति अपने ऑफिस आम समय से 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो हमसे पूछा गया है कि उसका ऑफिस जाने में उसको कितना समय लगता है, या उसका एक्चुअल टाइमिंग क्या था। सही है, तो क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ के बता दिया, समझ आ गया होगा। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ इसमें क्या बोला गया है। एक व्यक्ति था, वो अपने घर से ऑफिस जाता है। मान लो कि ए बी, ये उसका घर है, ये उसका ऑफिस है। ए से बी तक वो कोई दूरी तय करता है, ठीक है। तो वो अपनी चाल कम कर देता है। पहले उसकी चाल ज्यादा थी, अब वो कम कर देता है। कितनी कम कर देता है? 3/4 की चाल से जाता है अपने ऑफिस। इस चाल से जाता है, 3/4 की चाल से जाता है। जो उसकी पहले थी उसकी 3/4 की स्पीड से जाता है। तो वो 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, मतलब वो 20 मिनट लेट हो जाता है ऑफिस पहुंचने में। तो हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि उसको ऑफिस पहुंचने में उसको पहले कितना समय लगता था। उसकी चाल घट गई, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। अब उसको ज़्यादा लगेगा तो पहले वो कितने टाइम में पहुंच पाता, हमसे पहले वाला टाइम पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे स्पीड, आप पहले स्पीड देख लो। एस का मतलब यहाँ पे स्पीड है। पहले उसकी जो थी चाल वो 4 थी, अब जो उसकी स्पीड हो गई है वो 3 हो गई है। सही है। वो टाइम, दोस्तों आप एक चीज याद रखना कि स्पीड की, चाल की जो अपोजिट होती है वो टाइम होता है। टाइम होती है, मतलब चाल का अगर हमें उल्टा निकाल दे तो हमारे पास टाइम आ जाता है या समय आ जाता है। अगर मैं 4:3 है, ये पहले 4 यूनिट उसको, मतलब वो उसकी स्पीड थी, बाद में 3 हो गई। अब मैं अगर इसका उल्टा कर दूं, 3/4 कर दूं, तो मेरे पास ये टाइम का रेशो आ जाएगा। ये स्पीड का रेशो था, अगर मैं स्पीड के रेशो को उल्टा कर दूंगा तो मेरे पास टाइम का रेशो आ जाएगा। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो स्पीड होती है वो अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होती है टाइम की। मतलब अगर हम स्पीड का उल्टा कर देंगे हमारे पास टाइम का रेशो आ जाएगा, अगर टाइम को उल्टा कर देंगे हमारे पास स्पीड का रेशो आ जाएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होती है। सही है। तो यहाँ पे टाइम का रेशो हमारे पास 3/4 आ गया है। तो पहले उसको 3 टाइम लगता था, अब उसको 4 टाइम लग रहा है, मतलब टाइम उसको ज्यादा लग रहा है। कितने ज्यादा लग रहा है? 3 से 4 हो गया, 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है यहाँ पे। अब उसने यहाँ पे हमें 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 यूनिट की वैल्यू उसने हमें 20 मिनट दी हुई है, कि मतलब उसको 20 मिनट वो लेट पहुंचता है, मतलब 20 मिनट उसको ज्यादा लगते हैं। तो अब हमसे यहाँ पे टाइम पूछा गया है कि उसको पहले कितना टाइम लगता था। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिनट है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 60 मिनट। 3 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 मिनट। तो 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, ये पहले टाइम उसको 3 लगता था, अब 4 लगता है। तो मतलब टाइम यहाँ पे 1 यूनिट ज्यादा लगा। 1 यूनिट की वैल्यू हमें 20 मिनट दी हुई है, तो हमें एक यूनिट की वैल्यू 20 मिनट है, तो हम 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 मिनट आ जाएगी। मतलब पहले उसको अपने घर से ऑफिस जाने में 1 घंटे का समय लगता था। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। अगर तब भी आपको कोई भी छोटा मोटा डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेझिझक कमेंट बॉक्स में।
तो फ्रेंड मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को करने की हम कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभार एग्जाम में हमको देखने को मिल जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक सिपाही एक चोर का पीछा कर रहा है, सही है, जो उससे 200 मीटर आगे है। मतलब जो चोर है वो सिपाही से 200 मीटर आगे है। यदि सिपाही और चोर की जो चाल है क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सिपाही को चोर को पकड़ने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमसे वो क्या कंडीशन कह रहा है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक सिपाही है खड़ा हुआ, या मान लो वो सो रहा है, सही है। तो चोर आया, चोर कुछ सामान लेकर भाग गया, सही है। जब वो उसे 200 मीटर आगे चला गया था चोर, चोर 200 मीटर आगे चला गया था चोर, तो तब सिपाही को पता चला, है ना। ऐसा ही तो होता है कि चोर जब सामान लेके भाग जाता है तो पुलिस को बाद में पता चलता है। तो सिपाही को जब वो 200 मीटर आगे चला गया था तब सिपाही को पता चला कि चोर मेरे से 200 मीटर आगे है। तो चोर मान लो यहाँ पर है। अगर सिपाही की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की चाल है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि सिपाही चोर को कब पकड़ लेगा, सही है। तो क्वेश्चन आपको पता चलेगा क्या पूछा गया हमसे, क्या हमें निकालना है, हमसे क्या पूछा गया है। तो अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें एक कंसेप्ट यूज होता है हमारा, रिलेटिव कंसेप्ट यूज होता है, रिलेटिव स्पीड का या सापेक्ष चाल का। सापेक्ष चाल का यहाँ पे कंसेप्ट यूज होता है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज होता है। उसके अंदर क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज इसकी बता देता हूँ कि जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हो, मतलब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है कि पहला भी इस दिशा में भाग रहा है, दूसरा भी इस दिशा में भाग रहा है, पहला भी यहाँ पे उस दिशा में भाग रहा है, दूसरा भी, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रिलेटिव स्पीड आती है ना, वो इन दोनों का डिफरेंस आता है। मतलब अगर इसकी चाल 50 है, इसकी 30 है, तो हमारे पास रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, या सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी, 50 में 30 गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास सापेक्ष चाल आ जाएगी, ठीक है। जब वो दोनों सेम दिशा में भाग रहे हो तो हम माइनस करते हैं, और जब वो अपोजिट दिशा में चल रहे हो, मतलब एक यहाँ से आ रहा है दूसरा यहाँ से आ रहा है, मतलब आपस में ऐसे आ रहे हैं, तो हम उस कंडीशन में प्लस करते हैं स्पीड, ठीक है। तो ये हमारी रिलेटिव स्पीड होती है या सापेक्ष चाल होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आप एक बात मुझे बताओ कि चोर भी सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, मतलब आगे की तरफ भाग रहा है, और सिपाही भी उसके पीछे भाग रहा है। तो इसका मतलब है चोर यहाँ भाग रहा है, सिपाही यहाँ भाग रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज होगा। तो रिलेटिव स्पीड में एक डायरेक्शन में, तो हम स्पीड इनकी क्या कर देंगे, रिलेटिव स्पीड हम कैसे निकालेंगे कि माइनस करके, सही है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे अपना, पहले तो फार्मूला लगाएंगे, है ना। टाइम का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, समय निकालने का, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और स्पीड यहाँ पे कैसे आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी। तो डिस्टेंस हमें गिवन है 200 मीटर, वो उससे आगे था, सही है। तो 200 मीटर यहाँ पे आगे था, 200 मीटर है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, सिपाही की 8 है और चोर की 7 है, तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 1 किलोमीटर पर यूनिट, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं इसको उसमें मीटर पर सेकंड में निकालना चाहता हूँ, तो मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। 5/18 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हमारी जो स्पीड है वो हमारे आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैं इसको सोल्व करना है, 18 ऊपर चले जाएगा, 200/5 इंटू 18, तो ये मेरे पास आ जाएगा 40। अब ये आ जाएगा हमारे पास 18 की 40 से मल्टीप्लाई कितने करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 72 720 सेकंड। तो हमें तो सिपाही को चोर को पकड़ने में कितने सेकंड लगेंगे, 720 सेकंड। तो ये हमारा सेकंड में आया। अब हम इसको अगर मिनट में बनाना चाहते हैं हम क्या करेंगे, मिनट में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड को 60 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 12 मिनट। तो सिपाही को
चोर को पकड़ने में कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट। सही है फ्रेंड। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। तब भी मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ पॉइंट आपको ना समझ में आया, कोई क्वेश्चन समझ ना आया, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। अगर आपको कोई भी वैलिड डाउट होगा मैं उसको जरूर सोल्व करने की कोशिश करूँगा। और तो दोस्तों हमारे चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं, हम समाप्त करते हैं। हम इसके कुछ क्वेश्चन और भी है जो आते एग्जाम में, जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे ना, मैं आपको क्वेश्चन तब करवाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बेसिक भी बताया है पूरा, है ना, कंसेप्ट भी समझाया है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। दोस्तों आपको पता है हम इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे ऐसे ही आप प्यार करते रहो, हमें सपोर्ट करते रहो, जिससे कि हम आपको आगे आने वाले समय में और बेहतरीन कंसेप्ट और बेहतरीन हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही होगी, और अब हम आपसे मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट सब टॉपिक पे जो हम स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। Wow.